बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत इसराइल तल्लुकात पाकिस्तान के लिए चैलेंज या मौका? क्या भारत और इसराइल का इत्तेहाद पाकिस्तान के लिए एक नया खतरा बन चुका है? एक खुफिया इत्तेहाद जो खित्ते की ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। और अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो है कहाँ खड़ा है? इंडिया और इसराइल का गठ जो है और पाकिस्तान इस वक़्त कहाँ खड़ा है? क्या ये सिर्फ दोस्ती है या एक बड़ी हिकमत अमली पाकिस्तान के खिलाफ? खित्ते में एक नई पावर गेम शुरू हो चुकी है। क्या पाकिस्तान तैयार है इसके लिए? भारत को इसराइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखती है? जो हो रहा है वो आम खबर नहीं, ये आने वाले कल की जंग का नक्शा है। क्या पाकिस्तान दबाव में आ रहा है या फिर एक मौका भी हो सकता है? दुनिया बदल रही है और इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ेगा? ये इत्तेहाद अगर मजीद मजबूत हुआ तो पाकिस्तान के लिए क्या नताइज होंगे? अभी मशरक़ वुस्ता एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल के दाने पर खड़ा है। एक तरफ कशीदगी, दूसरी तरफ सफारतकारी और इसी दौरान आलमी तेल मार्केट में यूनाइटेड अरब एमिरेट का एक बड़ा झटके ओपेक से अलग होना। सवाल यह है कि एक मुआशी फैसला है या एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये इसके मुताल्लिक हम आज बात करेंगे। मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल जो है इस वक्त मिडल ईस्ट में मिली जुली सूरत है। कुछ इलाकों में प्रॉक्सी कशीदगी जारी है और कुछ में फौजी तैयारियां हो रही हैं, जबकि दूसरी तरफ सफारती मुज़ाकरात जो है बैक चैनल डिप्लोमेसी जंग को रोकने की कोशिशें भी साथ साथ हो रही हैं। एक्सक्यूज मी। खित्ते में एक बार फिर वार और डायलॉग्स के दरमियान फंसा हुआ है। अब यह है कि ओपेक से यूएई का निकलना जो है वो तेल की पैदावार से ज्यादा आजादी करना है या अपनी मुआशी हिकमत अमली को डिवर्सिफाई करना है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इकोनॉमिकल मूव है या खलीजी ममालिक अपनी खुद मुख्तारी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बढ़ा रहे हैं। तेल की कीमतों में जो है वो यकीनी तौर पे उस पड़ेगा। आलमी मईशत जो है अनसर्टेनली जो सूरत हाल पैदा होगी और बड़ी ताकतें अमेरिका चीन की नई जो पोजीशनिंग जो कायम होगी। तेल अब सिर्फ एनर्जी नहीं, जियोपॉलिटिकल हथियार बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए तेल महंगा, मुआशी दबाव, खलीजी ममालिक की पॉलिसी, तरसीलात इंतजार पर असर, ये पाकिस्तान के असरात जो है होंगे। मशरक़ वुस्ता की बदलती बसात और तेल की सियासत आने वाले दिनों में सिर्फ खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रुख मुतय्यन करे। सवाल यह है कि कौन इस खेल को कंट्रोल करे। आलमी सियासत में इत्तेहाद और शिरकतदारी हमेशा ताकत के तवाज़ुन को मुतासर करती रही। पिछली कई दहाइयों में भारत और इसराइल के दरमियान तल्लुकात में नुमाया इजाफा हुआ है, जो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर भी अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस तनाज़ुर में अहम सवाल ये है कि क्या ये तल्लुकात पाकिस्तान के लिए खतरा है या इसमें कोई मौका भी पोशीदा है। क्या मशरक़ वुस्ता में मौजूदा कशीदगी वाकई कम हो रही है या सिर्फ एक आरजी खामोशी है किसी बड़े टकराव के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट का ओपेक से अलग होना, क्या ये एक सिर्फ मुआशी फैसला है या खलीजी सियासत में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जो है वो तब्दीली हो सकती है। अगर तेल की आलमी मार्केट गैर मुस्तहकम होती है तो इसका सबसे बड़ा असर किन ममालिक पर पड़ेगा और क्या तरक्की पजीर ममालिक इस झटके को बर्दाश्त कर सकेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है, हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। हमें रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जनाब कर्नल अतुर रहमान साहब ने। हमें लाहौर पाकिस्तान से ज्वाइन किया है जनाब ब्रिगेडियर मुजफ्फर डार साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, ये जो कर्नल साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि ये अगर तेल की आलमी मार्केट जो है गैर मुस्तहकम होती है तो इसका सबसे बड़ा असर किन ममालिक पर पड़ेगा और क्या तरक्की पजीर ममालिक इस झटके को बर्दाश्त कर सकेंगे। शुक्रिया खबर साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। तमाम नाजरीन और सामीन को आदाब।
देखिए, ये जो तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पहले भी होता रहता है। जब भी कोई आलमी नौयत के कुछ वाक़यात पेश आते हैं, तो तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है। तो ये नॉर्मली जो तेल की कीमतें थी, इनको कंट्रोल जो है वो क्या कहते हैं, जो प्रोडक्शन है और इसकी एक्सपोर्ट है, वो कंट्रोल ओपेक करती थी। ओपेक 1960 में ये अदारा बना था और इसके क्या जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन आपको पता ही है सऊदी अरब कर रहा है और उसके बाद फॉलोड बाय दैट बाकी नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं। ये यूएई जो है ये कोई चौथे या 5वें नंबर पे आता है। ऑयल प्रोडक्शन जो और एक्सपोर्ट जो है ये इन्होंने कोटा मुकर्रर किया हुआ है कि जी फलां का इतना कोटा है, फलां का इतना कोटा है और उसके मुताबिक ये सारे फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर इसको कंट्रोल उधर से करते हैं तो फिर ये ऑयल की प्राइसेस जो है वो सबकी मुस्तहकम रहती हैं। अगर कोई बंदा उनको कोटे को वो अडहेयर नहीं करता है और ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये कम करता है, तो उससे मार्केट में तेल जब ज्यादा आता है तो प्राइसेस भी ऊपर नीचे जाती है। तो अब ये देखें ये अब क्योंकि जितना भी गल्फ में तो तेल प्रोड्यूस हो रहा था, ये एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, ये ब्लॉक हुआ था आबनाए हुर्मुज को ब्लॉकिंग की वजह जो ईरान ने की हुई थी। उससे कीमतें जो मार्केट में तेल ओवरऑल कम हो गया था, जब कम हुआ तो कीमतें सारी चढ़ गई। ये तकरीबन 60-65 पे चल रहा था जो क्रूड ऑयल था और ब्रेंट जो था वो $5-7 महंगा था, लेकिन अब जो रेट है वो 103-4 पे क्रूड है और 111-12 पे एक ब्रेंट है। तो ये इतना ज्यादा अब रेज होने की वजह से आलमी मंडी पूरी दुनिया इससे इफेक्ट हुई है। सब हर एक की जिंदगी, हर एक की इंडस्ट्रीज, सब कुछ जो है ना इकोनॉमी दुनिया पूरी की हिल के रह गई है। आज आपको पता ही है कि आज सुना था कि अमेरिका में सबसे हाईएस्ट प्राइस हो गई है ऑयल की, इससे पहले नहीं हुई थी। तो ये आप खुद देख लें, अगर अमेरिका जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है वहां ये हाल है, तो हम जैसे ममालिक जो कि नॉन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनमें क्या हाल होगा। तो अभी ये सारी चीजें, अभी जो ये स्टेप लिया है यूएई ने इससे निकलने का ओपेक से, इसकी बेसिक वजह तो यही है कि वो जो चल रही थी इनकी अरब्स की आपस में वो एक और इनकी रस्साकशी जो चल रही थी, खींचातानी चल रही थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब की जो थानेदारी थी इस रीजन में, उसको वो कबूल नहीं कर रहे हैं यूएई वाले। वो उनका अरब अब्राहिम अकॉर्ड के बाद, क्योंकि उनका इसराइलियों से और ज़ायोनिस्ट लॉबी से बहुत ज्यादा लेन देन हो गया है, तो वो अब अपने आप को जरा काफी इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं और अपने आप को चादर से उन्होंने अपने पाँव बहुत ज्यादा आगे फैलाए हुए हैं। अब पूरी दुनिया में अपना इंटरफेरेंस करते फिर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। तो आपने उनको पहले भी देखा है कि वो उन्होंने मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में, हमारे हिस्से में अफगानिस्तान में भी उन्होंने इंटरफेरेंस की है, और इसके अलावा सूडान, सोमालिया, लीबिया, इन तमाम इलाकों में वो क्या कुछ वेरियस फैक्शंस को कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते फिर रहे हैं उनके हालात। इसी तरह जो ये पिछले दिनों इजराइल ने जिस तरह गाजा के को तहस किया, उसमें भी जो रोल था यूएई का ये बड़ा ड्यूबियस था। अभी उसी चीज के सिलसिले में ये चलते चलते उन्होंने इस चीज को, ये जो गल्फ क्राइसिस है, इसका कवर लेते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि जी हमारी इकोनॉमी खराब हुई है, तो हम अब क्या यूएई का ओपेक से को ओपेक को खैरबाद कहते हैं और हम अब ऑयल जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनकी एक पोर्ट जो है वो फुजेरा है। फुजेरा जो है वो आबनाए हुर्मुज से पहले आ जाती है। उसको जाने के लिए हमें आबनाए हुर्मुज को क्रॉस नहीं करना पड़ता, ओमान के साथ ही वो आती है, इसलिए उस जगह से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि वहां से वो इतनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इनको अपनी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस वहां करनी पड़ेंगी, जिसको इनको टाइम लगेगा। तो ये सारी चीजें देखते, लेकिन इसके साथ साथ आप देख लें कि आज रशिया ने भी बयान दिया है
कि जनाब हम क्या जल्द से जल्द जो है ना ये ओपेक की कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और ये हम इसका जो बैलेंस है इसको अपसेट नहीं होने देंगे ओपेक को। हालांकि रशिया इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर इन ओपेक। तो ये बाकी भी अभी लोगों के जो रिएक्शंस हैं वो इस पे आएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये इसके बारे में कुछ अच्छी आउटकम होगी। लेकिन ये क्योंकि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये जो ईरान और ये इजराइल अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है पिछले 2 महीने में, इसके बड़ी ग्रेव रिपरकशंस होने हैं और दुनिया वो नहीं रहेंगी जो पहले थी। तो ये आप देख लेंगे ये साथ-साथ तब्दीली आ रही है, ये सब ये एक और निशानी है उसकी जो कि ओपेक जो है वो हवेल रहा है। तो थोड़ा इसको सा आगे देखिए। बढ़ते हैं, चलते हैं ब्रिगेडियर साहब की जानब। ब्रिगेडियर साहब, यूएई का ओपेक से अलग होना, आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ मुआशी फैसला है या खलीजी सियासत में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक तब्दीली की तरफ इशारा है? जी, मैं ये समझता हूँ कि इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं और जो रिलेशंस हैं सऊदी अरब और यूएई के जो कि स्ट्रेंड हैं, ये कुछ रीजंस हैं इस फैसले के पीछे। तो इसमें ये है कि यूएई ने अब ये डिसीजन किया है कि वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को ओपेक से अपने आप को एग्जिट करके तो बढ़ाएगा। इसका इम्पैक्ट ये है कि यूएई जो है वो ओपेक में तेल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है और ओपेक में जो टोटल कैपेसिटी है ऑयल प्रोड्यूसिंग की, उसका तकरीबन 15% जो है वो यूएई पैदा करता है और वो तकरीबन बनता है कोई 4.5 बिलियन बैरल बनता है। तो ये चाह रहे हैं कि ये उसको बढ़ा के तो तकरीबन 6 मिलियन बैरल तक लेके जाएं। तो 6 मिलियन बैरल तक अगर ये लेके जाते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो, अगर हम ग्लोबल प्राइसेस के ऊपर देखें ऑयल की, तो इस लिहाज से पॉजिटिव है फॉर द कंज्यूमिंग कंट्रीज कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो दोज वुड स्लाइड डाउनवर्ड्स। यानी कि एस्टिमेटेड है कि ऑयल की प्राइसेस जो हैं, जो अभी करंटली $100 से ज़्यादा है पर बैरल, वो कम होके तो एवरेज तकरीबन उनकी $86 पर बैरल पे आ जाएगी, जो कि जो कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं जैसे एशिया की इकोनॉमीज हैं, चाइना है, इंडिया है और जापान है, इस तरह की बड़ी इकोनॉमीज हैं और इवन छोटे कंट्रीज जो हैं, जो छोटी इकोनॉमीज हैं, पाकिस्तान के लिए भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन इसका जो ओपेक के लिए इम्पैक्ट है वो ये है कि ओपेक चूंकि एक तरह का कार्टेल बन गया हुआ है, लिहाजा ये ऑयल की प्रोडक्शन को रेगुलेट करके तो ऑयल की प्राइसेस को एक लेवल के ऊपर रेगुलेट करता है। तो वो जो रेगुलेशन है कार्टेल बना के करने की ऑयल की प्राइस को, वो लीवरेज जो है ओपेक का वो ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो जो इंटरेस्ट अमेरिका का है, जो इंटरेस्ट इंडिया का है, यूएई का भी वही इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट है कि यूएई जो है वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाए। अमेरिका भी ये चाहता है कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़े ताकि ये जो ग्लोबल इकोनॉमी पे ऑयल की प्राइस के बढ़ जाने का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो उसके अंदर ये यूएई जो है ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है अगर ये अपनी ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि ओपेक से यूएई का निकल जाना जो है उसके दोनों ही इम्पैक्ट हैं, नेगेटिव भी है, नेगेटिव ओपेक के लिए है और पॉजिटिव वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए है कि जैसे ही ये एनहेंस करेगा अपनी प्रोडक्शन तो ऑयल की प्राइसेस जो हैं वो कम होंगी और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो जाएगी। इस लिहाज से भी कि यूएई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे अपने ऑयल की ट्रांजैक्शन के लिए डिपेंडेंट नहीं है। इनकी जो अल फुजैरा पोर्ट है वो अरेबियन सी में खुलती है,
तो उस लिहाज से भी इनके लिए इजी होगा अपने ऑयल का जो ये प्रोडक्शन एनहांस करते हैं उसको वर्ल्ड मार्केट में लेके आना। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं करण साहब की जानब। करण साहब, क्या आप समझते हैं कि क्या बड़ी आलमी ताकतें जो हैं मशरक़ वुस्ता में अमन चाहती हैं या इनके मफादात इस कशीदगी को बरकरार रखने में? साबर साहब, ये तो अब किसी से लुकी छुपी बात ही नहीं है कि मशरक़ वुस्ता में अमन रखना पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है और हर एक की ख्वाहिश है, सवाए इजराइल के और अमेरिका के वहां अमन हो। लेकिन ये दोनों जो ताकतें, इजराइल और अमेरिका, वो इस खित्ते में समहाउ क्या अपना पूरी तरीके से क्या क्या हेजमनाइज करना चाहते हैं, खास तौर पे पर्शियन गल्फ को, तो वो कोई ना कोई रखना क्रिएट करके रखते हैं। तो आप पिछले 40 साल का पूरा पीरियड उठा के देख लें, बल्कि मैं तो कहूँगा 50-60 साल से देख लें, 1965-7 ऑनवर्ड, ये मिडल ईस्ट में गड़बड़ चलती रही है। और अब तो सन 2000 के बाद तो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, कोई मुल्क छोड़ा नहीं है जिसको इन्होंने क्या हलाया नहीं है और रगड़ा नहीं है। अभी ये ईरान के सिलसिले में आके फंस गए यहाँ, क्योंकि इनको रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा मिला है और इनकी उम्मीद से बहुत जो कुछ ये सोच रहे थे उसके बरखिलाफ बहुत ज्यादा चीजें कुदरत ने इनको रेजिस्टेंस दे दी है और अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें, क्योंकि इस जंग से अमेरिका के अपने अंदरूनी हालात को काफी खराब हुए हैं। लोग बहुत इस जंग के खिलाफ हैं और इसका प्रेशर अब अमेरिकी हुक्मरानों पे बहुत ज्यादा है। अभी इजराइल जो है, इजराइल को भी ब्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू ने ट्रंप को ट्रैप किया और इस जंग में लेके आया, इसलिए अब नेतन्याहू को बहुत ब्लेम किया जा रहा है और वो भी अब काफी गिल्टी तो कभी नहीं, बड़ा ही जलील आदमी है, वो कैसे महसूस करेगा, लेकिन अब वो काफी सबड्यू हुआ है। उसके साथ साथ उसने फिर भी, आप देखें कि जंग बंदी के बाद भी लेबनान में किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और रोजाना उधर किलिंग्स कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप इस पैराइये से देखें कि यहाँ अमन जो है, चाहे रूस चाहे, चीन चाहे और बाकी दुनिया की ताकतें चाहें, लेकिन जब तक अमेरिका और ये इजराइल जो है, ये इनकी नीयतें ठीक नहीं होंगी, इस खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। लेकिन अब ये हुआ है कि लोगों ने जो इस जंग में ये एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद अब लोग जो इधर की लोग क्या हुकूमतें हैं, ममालिक हैं, उन्होंने ये भांपना शुरू कर दिया है कि ये हम जिसको अमेरिका को इधर लेके आए थे, उसको बेसिस प्रोवाइड किए थे और उसको ये अपना नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझते थे, वो अब उनको पता लगा है कि ये इतनी इसमें ताकत नहीं है, ये हमारे लिए एक ड्रीम बन गया है। तो उससे बेहतर है कि इनको इधर से क्या निकाला जाए और इनकी जगह हम खुद अपनी फोर्सेस को इतना डेवलप करें और किसी और को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाकर अपने पास लेके आया जाए। तो अभी ये जो कश्मकश है, इसको आप देखिएगा कि ये अगले आने वाले वक्तों में सारी इस खित्ते को डोमिनेट करेगी। थैंक यू। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब, इस बदलती हुई सूरत हाल में पाकिस्तान जो है अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे बैलेंस करेगा ताकि ना नुकसान हो और ना कोई मौका जो हो जाया हो? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है इस वक्त वो बहुत बैलेंस्ड है और इसने बैलेंस जो मुख्तलिफ कुव्वतों के दरमियान में रखा हुआ है, वो चाइना है, अमेरिका है, गल्फ के अंदर ईरान है और गल्फ कंट्रीज हैं और टू क्वाइट एन एक्सटेंट पाकिस्तान ये भी कोशिश कर रहा है कि दुबई के साथ जो कुछ प्रॉब्लम्स अभी पेश आए हैं बायलैटरल रिलेशंस में,
उन प्रॉब्लम्स को भी दूर किया जा सके। और आपको याद होगा कि फील्ड मार्शल असद मुनीर साहब ने इस सिलसिले में एक यूएई का क्विक विजिट भी किया था और उससे सिचुएशन किसी हद तक संभली है। तो मतलब जो पॉलिसी है पाकिस्तान की वो ये है कि हमारा जो रोल है इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर वो एक स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग एंटिटी या पावर का हो। Right. That we should not side with any party, but we should remain engaged with all the parties to the conflict, और वो parties whether they are affected or they are actually fighting। तो उस लिहाज से मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का इसमें काफी पॉजिटिव रोल रहा है और उस पॉजिटिव रोल का हमें फायदा भी हुआ है कि सऊदी अरब से फॉर एग्जांपल हमें $8 बिलियन जो हैं वो मिल गए। उसमें हमें जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे अपनी IMF के साथ डील के ऊपर प्रोसीड करने में, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गए हैं और इस लिहाज से बेहतर हो रहा है, हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो रहा है। वैसे जो ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारी इकोनॉमी के ऊपर इस क्राइसिस का, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से नहीं है, वो एक जनरल इम्पैक्ट है जो कि पूरी दुनिया में ही है। तो उसमें से जो इम्पैक्ट मैं समझता हूँ पाकिस्तान सफ़र कर रहा है वो अनअवॉइडेबल है। जैसे पाकिस्तान में ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, पाकिस्तान को अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको 1% जो है वो बढ़ाना पड़ा है, 10.5 से वो 11.5% हमें करना पड़ा है। तो उस जब हम ये देखते हैं जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये एक इंडिकेशन होती है कि जो हमारी इकोनॉमी की जो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रहा है, उन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के ऊपर ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट को जाहिर करता है कि गल्फ की सिचुएशन का ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बहरहाल ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए अनअवॉइडेबल है जैसे बाकी दुनिया के लिए भी हैं, तो इसलिए वी विल हैव टू लिव विद दीज। लेकिन एज पर एज हमारी फॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बेहतर है और उस लिहाज से इस सिचुएशन के अंदर वी आर वेल प्लेस्ड। और इस सिचुएशन में हमें यह भी एक कहने के एडवांटेज हुआ है कि मिडल ईस्ट में हमारा जो रोल है एज ए स्टेबलाइजिंग पावर, यानी कि जैसे हमारे डिफेंस एग्रीमेंट है विद सऊदी अरेबिया और कतर भी इंटरेस्टेड है कि हमारे साथ डिफेंस पार्टनरशिप करे, उस लिहाज से हमारा जो सिक्योरिटी रिलेटेड रोल है गल्फ के अंदर वो भी बड़ा है। तो मैं समझता हूँ ये भी एक हमें एक लिहाज से एडवांटेज हुआ है, जो ना सिर्फ ये कि ये एक पॉलिटिकल एडवांटेज है या स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, बल्कि इन टाइम्स टू कम ये एडवांटेज जो है ये इकोनॉमिक एडवांटेज में भी डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि एक 8 बिलियन का भी अभी हमें एक एडवांटेज हुआ सऊदी अरब की तरफ से। तो इस तरह ये जितने भी हमारी एंगेजमेंट है विद द गल्फ कंट्रीज वो डेफिनेटली इकोनॉमिक एडवांटेज में कन्वर्ट होगी। इसी तरह ईरान के साथ जो हमारे पॉजिटिव रिलेशंस हैं उससे ये होगा कि इस जंग के बाद जब ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन का अमल शुरू होगा, जो कि बड़ा एक्सटेंसिव है, क्योंकि ईरान ने बताया है कि हमारी इस जंग में तकरीबन $270 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। तो जब उसको रीबिल्ड किया जाएगा तो उसमें डेफिनेटली पाकिस्तान का भी एक सिग्निफिकेंट रोल होगा और वो रोल जो है वो हमारी जो पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री है उसको बूस्ट देगा। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, बाकी माहिरीन हैं, जो जिनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है इस किस्म के प्रोजेक्ट्स में, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज होंगी। हमारी जो कंपनीज हैं जो कि बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं उनको भी एक ओपनिंग मिलेगी। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन टाइम्स टू कम पाकिस्तान के लिए ये काफ़ी बेनिफिट है। अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है हमारी,
बट आस्ता आस्ता इट वुड ईज अप, और इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और पाकिस्तान का जो दुनिया में रोल है, डिप्लोमेटिक रोल जो है, जो दुनिया की पावर पॉलिटिक्स में जो रोल है, वो भी पाकिस्तान का रोल बढ़ेगा। और पाकिस्तान की जो ग्लोबल रिकग्निशन है एज अ मिडल पावर, वो भी इंशाल्लाह फर्दर स्ट्रेंथन होगी। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने मौजू की जानब, भारत और इसराइल का। गनत साहब, क्या आप समझते हैं कि इसराइल का और भारत का क्या ये इत्तेहाद सिर्फ दफा तक महदूद है, या इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच है? साहब, ये तो अब किसी से ढकी छुपी बात है ही नहीं कि ये बड़ी गहरी साजिश है क्या इसकी, मोदी और नेतन्याहू की, कि ये कोलैबोरेट कर रहे हैं सब कुछ इस खिते को कंट्रोल करने के लिए, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया को पूरा कंट्रोल करने के लिए। ये ममालिक जो हैं ये एक दूसरे के साथ मुकम्मल तौर पे तावन कर रहे हैं। नॉट ओनली ये डिफेंस के तौर पे, बाकी इकोनॉमिकली भी, ट्रेड भी, और बाकी चीजों हिस्सों में भी ये इसी तरह कर रहे हैं। आपने ये देखा था जो ये रूट यूरोप के लिए इन्होंने ये 2 साल पहले बनाया था कि जी 2-3 साल पहले जो इन्होंने किया था गाजा क्राइसिस से पहले, कि जी ये पूरा कॉरिडोर बनेगा बॉम्बे से लेके यूरोप तक, जो कि ये दुबई के थ्रू सऊदी अरब का, और वो आगे जाके तल अवीव से होता हुआ यूरोप जाएगा। तो वो सारी ये इसी चीज का हिस्सा था, और उसमें यूएई जो था वो बड़ा मेन रोल प्ले कर रहा था। अभी ये जो इस खित्ते की सारी फ्यूचर की वो ब्लॉक्स बनने हैं, उसके खदोखाल तो अब सारे लोगों को नजर आने शुरू हो गए हैं। एक तरफ इजराइल, इंडिया और यूएई होगा, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान और टर्की होगा, और साथ इजिप्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो मिडिल पावर्स हैं, ये सारी की सारी अब इन द टाइम्स टू कम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये सारी चीजें, आप ये बड़े दूरदर्श किस्म के इनके प्लान्स हैं, और ये एक इस खित्ते में अपने आप को अब बहुत ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करना चाहते हैं, और मुसलमानों के जितने कंट्रीज हैं इनको सबड्यू करना चाहते हैं, इनको अपना मती बनाना चाहते हैं। और इसमें जो इसका रोल है यूएई का, वो बड़ा अब एंटी मुस्लिम रोल होने लग पड़ा, करने लग पड़े। वो तो इनके जो पहले होते थे खित्ते, वो इब्राहिम अकॉर्ड के बाद इन्होंने अपने सारे जो क्या गोल्स हैं, एम्स हैं, वो तब्दील कर दिए। अब ये जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो इजराइल और इंडिया को मिलाकर करना चाहते हैं। तो अभी ये चीज जो है सारी के सामने अयां हो गई है, और इसने जिस तरीके से मोदी साहब जंग से 2 दिन पहले 26 फरवरी को गए, तल अवीव जाके उन्होंने इजरायली नेसेट को खिताब किया, और वहां कहा कि भारत जो है वो मुकम्मल तौर पे इजराइल के साथ खड़ा है, और उसने कहा कि जी इजराइल जो है हमारा फादरलैंड है, और इंडिया इज मदरलैंड टू इजराइल। सो अभी जब आप इतनी चीजें खुलकर कह देते हैं, तो फिर अभी और बाकी कुछ रहता नहीं है। तो ये अब चीजें जो है अभी आप खुद जेल में के सामने रख के देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि इन द टाइम्स टू कम ये व्हाट आर दे अप टू। लेकिन अभी क्योंकि ये इन हालात में इंडिया पे ये जो अब जंग हुई है उसके काफी मनफी असरात सामने आए हैं, तो अभी उस मोदी पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, नुक्ताचीनी हो रही है कि ये उसकी पॉलिसी गलत है, तो ये उसने पार्लियामेंट से नहीं पूछा, और बाकी चीजें जो है इंटरनली बहुत ज्यादा अब उस पे वो जो आ रहा है, क्रिटिसिज्म आ रहा है। अभी उसको ये कैसे फेस करते हैं कि क्या इससे कोई अपनी पॉलिसीज में तब्दीली लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। जंग जब बंद होगी उसमें आगे कैसे ये हालात चलेंगे, ये सारी उसी वक्त हम देखेंगे, और फिर ही जाके सारा पता लगेगा। और इसमें सारी चीज में आपने देखें, क्योंकि पाकिस्तान ने जंग को सीज फायर करवाने में और इनमें
ईरान और अमेरिका में मुआहदा करवाने के लिए जो मेडिएशन कर रहे हैं और जो इससे पहले फैसिलिटेशन की है, उस पे पूरी दुनिया ने बहुत एप्रिशिएट किया है और उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है। उस पे भी क्या कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट पे उसके जो क्रिटिक्स हैं बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में मुज़्ज़िब बातें की जा रही हैं। तो ये आप अब इनके आफ्टर ऑल असरात तो होंगे मंफी। आप देखेंगे आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे या उससे पहले अगर गवर्नमेंट सस्टेन करती है ये प्रेशर कि नहीं, वो देखना पड़ेगा क्योंकि इस वक़्त इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत मंफी असरात चल रहे हैं। तो वो अब इस सारी सूरत-ए-हाल में इंडिया की फ्यूचर की पॉलिसीज़ को किस तरफ ले जाते हैं, ये हमने देखना है। थैंक यू। तो उसमें आगे बढ़ते ब्रिगेडियर साहब की जानना चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, भारत को इसराइल से जो मिलने वाली टेक्नोलॉजी है, खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कैसे बदल रही है? आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं? जी, जी। जी। ये देखिए, इनका जो कोऑपरेशन है मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए, वो काफ़ी अरसे से चल रहा है, वो अभी नहीं शुरू हुआ। वो काफ़ी अरसे से चल रहा है और आस्ता-आस्ता जो इंडिया की डिपेंडेंस है इज़राइल के ऊपर, वो बढ़ रही है। पहले 2-3% थी, फिर 10% हो गई। अभी मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई 15 से 20% इंडिया की डिपेंडेंस जो है, वो इज़राइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो ये इनका कोऑपरेशन जो है, ये इस लिहाज से इसलिए बढ़ रहा है कि इंडिया को जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, वो देने में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, या फॉर दैट मैटर चाइना, जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो रिलक्टेंट हैं, वो नहीं देना चाह रहे। तो इंडिया को नज़र आ रहा है कि इज़राइल एक ऐसा सोर्स है कि जहाँ से मुझे एक्सेस मिल सकती है टू मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी। तो इसलिए वो इसकी तरफ आस्ता-आस्ता अपनी डिपेंडेंस बढ़ा रहा है इज़राइल पे, और उससे जो इसके डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं या डिफेंस के जो सौदे हैं, वो भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले साल मई में जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी, उसके अंदर भी इज़राइली टेक्नोलॉजी जो है उसका काफ़ी इस्तेमाल इंडिया ने किया था। तो ये मतलब इस लिहाज से इनका कोऑपरेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इनका जो कोऑपरेशन है, जो हमें सबसे ज़्यादा जिसके बारे में हमें जिस पे हमें नज़र रखनी चाहिए, वो इनका पॉलिटिकल कोऑपरेशन है कि इनकी जो इस खित्ते में मिडल ईस्ट में पावर पॉलिटिक्स है, उसमें क्या रोल ये दोनों मिलके प्ले करना चाहते हैं। इंडिया को वैसे तो अपेरेंटली कोई रोल नहीं मिला, वो रोल जो है पाकिस्तान को मिला है। लेकिन इसकी बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका ने जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का पेपर इशू किया था नवंबर 2025 में, उसमें अमेरिका ने ये कहा था कि वो अब मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन को स्टेबलाइज करेगा और इसमें किसी अननेसेसरी जंग के अंदर शरीक नहीं होगा, और इस खित्ते से वो आस्ता-आस्ता निकलेगा और यहाँ के जो मुल्क हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लें। तो ये अमेरिका का प्लान था। उस प्लान के तहत ही ये जो जंग अमेरिका ने इम्पोज की है, अमेरिका ने इसके ऊपर ईरान के ऊपर, क्योंकि उस स्ट्रेटजी में ये मेंशन्ड है कि जो मिडल ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएटर है, जो मसाइल पैदा कर रहा है मिडल ईस्ट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, वो ईरान पैदा कर रहा है। लिहाजा ईरान को हमें न्यूक्लियर नहीं होने देना चाहिए और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है उसको भी विद इन सर्टेन लिमिट लाना चाहिए। तो ये अभी जो जंग हो रही है, ये उसी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का ही एक आप कह लें कि प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। तो उसमें ये है कि इंडिया ने ये चाहा और ये समझा हुआ था कि जब अमेरिका इस खित्ते से बाहर निकलेगा
तो इस खिते में जो स्टेबलाइजिंग पावर वो लेके आएगा, वो मेरे अलावा इस रीजन में मैं सबसे ताकतवर मुल्क हूं, मेरे अलावा कोई नहीं होगा, लिहाजा मेरी ही प्रेफरेंस होगी। और उस प्रेफरेंस, अपनी उस ताकत को साबित करने के लिए इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया। इंडिया का ख्याल था कि अगर पाकिस्तान को मैं डिफीट कर देता हूं तो ना सिर्फ पाकिस्तान का रोल खत्म हो जाएगा इस रीजन के अंदर, बल्कि मैं अमेरिका के लिए एक प्रिफर्ड पार्टनर हो जाऊंगा फॉर कंट्रोलिंग द मिडल ईस्ट, क्योंकि सबसे बड़ी पावर ये रीजन में इस वक्त जो है इंडिया ही है। मगर अल्लाह ने करम फरमाया, पाकिस्तान ने इंडिया को बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट दी और पाकिस्तान एक मिडल पावर बन के उभरा। जब मिडल पावर बन के उभरा, और फिर आपको पता है पाकिस्तान के हमेशा रिलेशन जो है यूएस सेंट्रल कमांड के साथ, जो कि इस एरिया में ऑपरेट करती है, उसके साथ हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। और हमारे ये ताल्लुकात इतने पुराने हैं जितना कि पाकिस्तान इटसेल्फ पुराना है, यानी कि 80 साल की ये हमारी रिलेशनशिप है। तो उस लिहाज से फिर सेंट्रल कमांड ने भी ये रिकमेंड किया कि पाकिस्तान को यहाँ पे रोल प्ले करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज अ मिडल पावर। पाकिस्तान की एक ताकतवर मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है। और इंडिया जो है, इंडिया एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, उसको मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर स्टेबलाइजिंग फोर्स बना के या सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना के नहीं बिठाया जा सकता। वो मुस्लिम वर्ल्ड में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि इंडिया के रिलेशन जो है वो इजराइल के साथ बहुत गहरे हैं और मजीद गहरे होते जा रहे हैं। लिहाजा मुस्लिम ममालिक ने इसको एक्सेप्ट नहीं करना था। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि पाकिस्तान को सडनली अमेरिका की डिप्लोमेसी में, अमेरिका की जो इस रीजन का सिक्योरिटी कैलकुलस है अमेरिका का, उसके अंदर सडनली पाकिस्तान को बहुत राइज दिया, और इस राइज में अमेरिका ने खुद बहुत ज्यादा पुश दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बढ़ा दिया। और ऑन द अदर हैंड इंडिया को अमेरिका ने पुश असाइड कर दिया, क्योंकि देखिए इंडिया इसलिए भी मिडिल ईस्ट में रोल प्ले नहीं कर सकता कि इंडिया की जो इंटरनल पॉलिसी है, इंडिया की ये जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है, इसकी इंटरनल पॉलिसी जो है वो मुस्लिम दुश्मनी पे बेस्ड है। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी इंटरनल पॉलिसी जो है मुस्लिम दुश्मनी पे बेस्ड है, उसको मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे नहीं लाया जा सकता। तो ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े एडवांटेजेस दिए। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि वी आर वेल पॉइज्ड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मिडल ईस्ट। और यही हमारा जो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, ये आस्ता आस्ता बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे इस रोल के लिए हमें अमेरिका ना सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, बल्कि चाइना भी कर रहा है और रशिया भी कर रहा है, और खित्ते के जो मुसलमान ममालिक हैं, जो बड़ी ताकत है, रीजनल पावर है, सऊदी अरब, वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और बाकी भी अरब कंट्रीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा रोल ना सिर्फ मिडल ईस्ट में होगा, बल्कि इंशाल्लाह अभी साउथ एशिया में तो हम एक बड़ी ताकत बन के उभर रही हैं, सेंट्रल एशिया में भी, यानी कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड जो है, इसके अंदर पाकिस्तान का स्टैचर जो है वो बड़ा हाई हो जाएगा। और जिसने भी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ फिर सर, एक मैं क्वेश्चन अगर ऐड कर दूं, जैसे आप बात कर रहे थे कि जनूबी एशिया में ये पावर होगी। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये इत्तेहाद जो है जनूबी एशिया में एक नई पावर ब्लॉक की तरफ, तश्कील की तरफ इशारा है? ये आप कौन सा इत्तेहाद कह रहे हैं? ये जो आप कह रहे थे ना, सऊदीया का, टर्की का, या जी। ये जो इत्तेहाद है, नया पावर ब्लॉक्स जो है, इसकी तरफ इशारा है कि ये सूरत जो पैदा हो रही? नहीं, जो नया ब्लॉक बन रहा है या जिसकी बातचीत हो रही है, अभी बना तो नहीं है, बातचीत ही हो रही है, और लोगों की ये स्पेकुलेशन है फिलहाल। तो वो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान का है। लेकिन ये जो ब्लॉक है, अगर ये बना, जब भी बना, ये मिडल ईस्ट के लिए है,
वेस्ट एशिया यानी कि उसके लिए, इसका साउथ एशिया से ताल्लुक नहीं है। जहां तक साउथ एशिया का ताल्लुक है, यहाँ के जितने भी अफेयर्स हैं वो चाइना और पाकिस्तान मिलके करेंगे, और उसके लिए टर्की की या सऊदी अरब की या किसी और की इन्वॉल्वमेंट जो है इस रीजन में नहीं होगी। ये जो रीजन है, इस रीजन में जो पॉलिसी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बनाई है उसको कहते हैं चाइनाज नेबरहुड डिप्लोमेसी और नेबरहुड पॉलिसी। इसको प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है पर्सनली खुद सुपरवाइज करते हैं, और उनके नजदीक इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है कि साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ चाइना के बेहतरीन रिलेशंस होने चाहिए, ट्रेड रिलेशंस भी, सिक्योरिटी रिलेशंस भी, क्योंकि ये सारे मुल्क जो हैं ये चाइना की इमीडिएट नेबरहुड में है। कुछ उसके साथ बॉर्डर भी शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इमीडिएट नेबरहुड में है। तो मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन 2-4 हैं, टाइम भी हमारे पास बहुत कम है। कर्नल साहब की जाना मुझे जाना है। कर्नल साहब, क्या ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए एक मौका भी हो सकती है? अगर हाँ तो कैसे? खबर साहब, ये एक जबरदस्त मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी जो उनको नई ये मिली है बूस्ट, पिछले साल इंडिया के साथ जंग के बाद, कामयाबी के बाद, जो उनको अब मिडिल पावर का रोल मिला है इस खित्ते में, इस चीज को अभी वो फर्दर अपने को स्ट्रेंथन करे और क्या अपनी इस जो रोल को सही तरीके से अडॉप्ट करके इस खित्ते से लोगों को जो उम्मीदें हैं, वो उनकी जो वाबस्ता उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो अब यहाँ मैं ये बता दूं, डार साहब ने बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये पाकिस्तान का रोल इस तरह इधर किस तरीके से इंक्रीज हुआ और इंडिया का किस तरीके से डिमिनिश हुआ। ये पिछले साल जब हमारे ये फील्ड मार्शल साहब गए थे ट्रम्प की इनविटेशन पे व्हाइट हाउस और इनके साथ लंच किया था, उसमें खास तौर पे ये वाज़ेह तौर पे उनको बता दिया गया था कि हमारा जो प्लान था इस खित्ते के बारे में इंडिया को मेजर रोल देने का, वो मुकम्मल तौर पे टॉपसी टर्वी हो गया, क्योंकि अब हम इस चीज पे क्लियर हो गए हैं कि इंडिया जो है वो इस खित्ते में सिक्योरिटी प्रोवाइडर नहीं बन सकता और कोई डोमिनेंट रोल इस इलाके में प्ले नहीं कर सकता। इसलिए इस जंग के रिजल्ट में पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी अच्छी है कि हम इस चीज को इस सोच को अब हमें अडॉप्ट करना पड़ा है। इस चीज पे हम कन्विंस हो गए, इसलिए अब वो हमें इस खित्ते में एक मेजर रोल देने के लिए तैयार हो गए। अभी इसका जो इफेक्ट आने हैं वो सिर्फ हमारे पे मिलिटरीली नहीं आने हैं, अभी इकोनॉमिकली भी आने हैं और बाकी चीजें भी आनी है। वो जब आप इधर अपने आप को एक्सर्ट करेंगे, जिस तरह आपने इस जंग में एक्सर्ट किया है कि आपने न्यूट्रल होकर अमेरिका को भी वो किया है, कंडेम किया है, आपने इजराइल को भी कंडेम किया है और बाकी पावर्स को भी कंडेम किया जिन्होंने ईरान के साथ ज्यादती की है, और दूसरी तरफ आपने ईरान को भी कंडेम किया है जब उन्होंने यूएई और बाकी ममालिक को अटैक किया। तो इसी तरह पाकिस्तान में सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपना रोल बड़ा न्यूट्रल रखा और बड़ा डोमिनेंट रखा, जिसको पूरे खित्ते में एक्नॉलेज किया गया है। उस वजह से पाकिस्तान को अब सारे एज अ फैसिलिटेटर और मीडिएटर कंसिडर कर रहे हैं, और पाकिस्तान की एफर्ट्स की वजह से ही ये जंगबंदी हो सकी है। और उस जंगबंदी के बाद जो पाकिस्तान ने दोनों कुव्वतों को, ईरान को और अमेरिका को एक टेबल पे आमने सामने लाके बिठाया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी अकॉर्ड तो चलो बाद में उसको कुछ देर लग जाएगी, होना जरूर है, होगा, लेकिन दोनों कुव्वतों को एक टेबल पे लाके आमने सामने बैठा देना, 50 साल तकरीबन इस चीज को लगे हैं, 47 साल, क्योंकि उस वक्त से इनके ताल्लुकात खराब हैं। तो ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान ने अचीव की है। इससे पाकिस्तान का
जो इन्फ्लुएंस है वो पूरे खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में इन्हांस हुआ है। पाकिस्तान का प्रोफाइल ऊंचा गया है और अब हम अब दुनिया पाकिस्तान को एक डिफरेंट रोल में देख रही है। जो इंडिया ने पिछले 20-25 साल में हमारे ऊपर ये प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट स्टेट को एक्सपेंड कर रही है, वो खत्म हो गया है। अब इंडिया खुद बार बार देख रहा है कि ये क्या हुआ, हम तो इनको दहशतगर्द करार दे रहे थे, लेकिन ये तो एक पीस मेकर बन गए हैं। इनका रोल ही पीस मेकर है और एक मिडिल पावर के लिए की तरह ये इस खित्ते में अमर्ज हो गए हैं और सारी मुसलमान ममालिक इनकी बात मान रहे हैं। तो ये एक कम अचीवमेंट है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और अल्लाह ताला इस पे हमें कायम और दायम रखे। हमारे जो क्या ये खित्ते हैं, हमने सॉरी जो हमने ये काविशें की हैं खुलूस नीयत के साथ, जिस तरह आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने पूरी खुलूस नीयत के साथ कोशिश की है दोनों पार्टियों को एक दरमियान अकॉर्ड करवाने की, और पूरी उन्होंने क्या कहते हैं, उनको यकीन है कि ये अनकरीब ये दोनों पार्टियों के दरमियान एक क्या अमन का मुआहदा हो जाएगा और जंगबंदी परमानेंट हो जाएगी इस खित्ते में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब लास्ट क्वेश्चन है सर कि क्या 45 मिनट हो गए हैं। जी, क्या आलमी ताकतें इस इत्तेहाद को सपोर्ट कर रही हैं या इसमें कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चल रही? किस इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? ये भारत और इसराइल की जो इत्तेहाद है, इसको आलमी ताकतें जो है वो इसको सपोर्ट कर रही हैं या इसमें कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम चल रही? ये देखिए, जहाँ तक इन दोनों के इत्तेहाद का ताल्लुक है, इस इत्तेहाद को कुछ सपोर्ट जो है शायद यूनाइटेड स्टेट्स से तो मिल जाए, बट बड़ी एक लिमिटेड हद तक, क्योंकि अमेरिका का जो डिज़ाइन है रीजन का, जिसके अंदर अमेरिका ने अभी पाकिस्तान को प्रोमिनेंस दे दी है, और पाकिस्तान का जो रोल है मिडल ईस्ट में एज अ स्टेबलाइजिंग पावर, एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो चूँकि यूनाइटेड स्टेट्स ने तस्लीम कर लिया है, तो वो इंडिया और इजराइल का इत्तेहाद जो है, इसको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं मिलेगी। और चाइना तो वैसे ही इंटरेस्टेड नहीं है कि इस किस्म का कोई इत्तेहाद जो है ये बने, और रशिया भी कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसलिए ये इत्तेहाद जो है ये बेसिकली इजराइल के साथ इसलिए भी शायद किया था इंडिया ने, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात हमने की है वो तो है ही, उसके अलावा इंडिया की ये एक सोच प्रोबेबली थी कि इजराइल के थ्रू वो जो इसके प्रॉब्लम हुए हैं यूएस से, यूनाइटेड स्टेट से ताल्लुकात के, उनको शायद वो बेहतर कर सके, और इजरायली लॉबी जो है, जो ज्यूश लॉबी है अमेरिका में, इजराइल के थ्रू उससे कोई एडवांटेज हासिल कर सके फ्रॉम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक इसका वो सोच जो है वो नज़र आती है इसके अंदर। बट मेरा नहीं ख्याल कि आलमी ताकतें जो हैं, ये इजराइल और भारत का जो गठजोड़ है, बल्कि मैं कहूँगा एक नापाक गठजोड़ है, क्योंकि ये मुस्लिम उम्मा के खिलाफ नज़र आ रहा है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कहीं से कुछ खातर खा सपोर्ट मिलेगी। इसलिए ये अपने स्कोप में या अपनी इम्प्लीकेशन में या अपना जो रीजनल इफेक्ट है उसके अंदर ये बड़ा लिमिटेड सा ही रहेगा सारा। आई डोंट थिंक कि इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है वो मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी पे पड़ेगा या इकोनॉमी पे पड़ेगा या किसी और चीज़ पे पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। वक्त की कमी है, कर साहब अगर 30 सेकंड सर फाइनल थॉट्स। खबर साहब, आज हमने कोई ये जो पीस अकॉर्ड के लिए कोशिशें हो रही हैं और जो क्या क्या प्रपोजल्स दी गई हैं एक दूसरे को, उसके बारे में जिक्र नहीं किया। मैं उसी के बारे में करना चाहूंगा कि अभी वेट एंड सी की वो चल रही है, दोनों तरफ से एक दूसरे को वो क्या देख रहे हैं कि वो किस करवट बैठता है, क्योंकि ईरान ने जो प्रपोजल दी थी कि जनाब हम पहले जंगबंदी कर लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी न्यूक्लियर का मसला हल कर लेंगे, और उसमें हम पहले ये इसको खोल देते हैं
आप नए हुर्मुज़ को और आप अपना ये सीज उठा लें, उसके बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट की ट्रंप ने सिचुएशन रूम में अपनी मीटिंग्स कॉल की हैं, उसके बाद बताया है कि जनाब हम इस चीज़ के हमारे ये प्रपोज़ल काफ़ी नहीं है, तो अभी आगे ईरान की काउंटर प्रपोज़ल आने की इंतज़ार किया जा रहा है। तो लेकिन इसके साथ-साथ ये भी अब मैं निक रॉबिन्सन को सुन रहा था सीएनएन पे अभी, तो वो कह रहे थे कि जी क्या ट्रंप साहब बहुत फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी आहिस्ता-आहिस्ता अब देख रहे हैं कि जी कौन कितना सब्र दिखाता है। इसमें ईरान का भी बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि उनकी इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनका तेल अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। तो ईरान के लिए भी इसका देखा जा रहा है और बाकी अमेरिका के लिए भी देखा जा रहा है क्योंकि तो ट्रंप पे डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में और बाकी चीज़ें क्लियर होके सामने आएँगी इस बारे में। अल्लाह करे कि ये जल्द से जल्द अमन की तरफ जाएँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अकरम साहब आपका। ब्रिगेड साहब, सर 30 सेकंड फाइनल थॉट्स। जी, प्रेसिडेंट ट्रंप, जहाँ तक ये ब्लॉकेट का ताल्लुक है ईरान के, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म और एक्सटेंडेड ब्लॉकेट जो है वो ईरान का किया जाए। इस ब्लॉकेट के वैसे काफ़ी सारे असरात जो है वो आने शुरू हो गए हैं और जी। उसका ईरान के ऊपर खासा ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ईरान की जितनी भी मैरीटाइम ट्रेड थी, खा वो एनर्जी की थी या वो बाकी ट्रेड थी, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीटली या बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो रोक दिया गया है। उसके रुकने से ईरान के अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं। सस्टेनेंस ऑफ रूटीन लाइफ जो है लोगों के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स और बाकी जो कमोडिटीज़ हैं और मेडिसिन्स हैं, इस तरह की बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन पे भी प्रॉब्लम खासा ज़्यादा हो रहा है। ईरान जो है वो ऑयल से अब रेवेन्यू जनरेट कर रहा था तकरीबन $500 मिलियन पर डे। जी। तो इस ब्लॉकेट की वजह से वो भी ख़त्म हो गया है, तो एक सीरियस फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी ईरान को हो रहा है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये ब्लॉकेट जो है, चूँकि ये भी कंटिन्यूएशन ऑफ वार ही है, ब्लॉकेट इज़ एन एक्ट ऑफ वार। तो उस लिहाज से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान को प्रेशराइज़ करे और जो रियायतें, जो कंसेशंस वो माँग रहा है ईरान से, वो ईरान को मजबूर करे, प्रेशराइज़ करे, कोर्स करे कि ईरान वो देने पे तैयार हो जाए और फिर कोई एक जंगबंदी का मुआहदा जो है उसको शक्ल दी जा सके। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। मशरक़ी वुस्ता में आज सिर्फ ये एक खिता नहीं रहा, ये एक मैदान जंग बन चुका है, जहाँ बंदूकों से ज़्यादा फैसले पॉलिसियों से हो रहे हैं। एक तरफ कशीदगी है तो किसी भी लहर में आग जो है वो भड़क सकती है, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो इस आग को बुझाने की बजाय अपने मफादात के लिए इसे काबू में रखना चाहती हैं। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है, उसका ओपेक से निकलना सिर्फ एक इकोनॉमिकल फैसला नहीं, ये एक ऐलान है कि अब खेल बदल रहा है और हर मुल्क अपनी अलग बिसात बिछा रहा है। तो ये तो था आज तक के लिए हमारा प्रोग्राम। फ्राइडे को इसी पैनल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और अपनी आरा से जरूर हम आपके आरा का मुंतज़िर रहेंगे। अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।